नमस्ते मित्रों, मैं नीलांशु कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो लेकर। और वीडियो का विषय संधि है, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये चौथी वीडियो है संधि पर, और ये संधि है यन संधि। हम लोगों ने संधि के स्वर संधि रूप को पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों संधियों को हम लोगों ने पढ़ लिया, जो स्वर संधि का रूप है। और चूंकि स्वर संधि के 5 रूप होते हैं, 5 भेद हैं, जिसमें से यण चौथा है। और आज हम लोग यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि यण संधि किस प्रकार से होती है। मित्रों, यहाँ पर हम लोग एक चीज पर ध्यान देंगे कि यण में जो है, जो पहला अक्षर है वह है य। ये यण संधि संस्कृत का प्रकरण है, संस्कृत व्याकरण से ही लिया गया है, और सूत्र के आधार पर हम लोग यह संधि करते हैं। लेकिन हम सीधे तौर पर आना चाहते हैं और हमें बात को समझना है, सूत्र की ओर ना जाते हुए, कि यण संधि क्या है। तो यण संधि जो है में य, र, ल, व, जब हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं तो उसमें य, र, ल, व एक साथ ये चारों वर्ण रहते हैं, और एक साथ ये चारों वर्ण रहते हैं। और यह जो है यण के अंतर्गत ये चारों वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। कैसे आते हैं? इसकी तरफ जाने के लिए, इसकी ओर जाने के लिए, इन बातों को बृहद रूप से यदि हम लोग समझेंगे तो उसके लिए हमें सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। एक सूत्र है, वह है इको यणचि। इको इको यणचि यह सूत्र है, और यही सूत्र जो है तय करता है यण संधि। हम लोग सूत्र की ओर नहीं जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूत्र में जाएंगे तो वीडियो लंबी बनेगी, तो हम लोग उतनी दूर जाएंगे नहीं। हम लोग सीधे तौर पर इस चीज को समझेंगे कि यण संधि में किस प्रकार से संधि होती है। अब देखिए, यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से य दिख रहा है, तो इसके साथ जो 4 वर्ण है य, र, ल, व, उसी का संधि के रूप में परिवर्तन देखने को हमें मिलेंगे। जो संधियां होंगी उसमें जो विकार उत्पन्न होंगे वह या तो य के रूप में होंगे, या वह र के रूप में होंगे, ल के रूप में होंगे, या फिर व के रूप में होंगे। इन चारों में से किसी एक के रूप में जो है विकार उत्पन्न होंगे। अब हम लोग एक चीज पर ध्यान देंगे कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि हम लोग दीर्घ संधि में हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को, कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई समान जब स्वर वर्ण आते हैं तो इसका दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या है, उस चीज पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर
हर्ष व ई तो रहेगा, हर्ष व ई तो रहेगा, लेकिन इधर या तो अ रहेगा या फिर आ रहेगा। समान स्वर वर्ण नहीं रहेगा, ई के साथ इसका समान नहीं रहेगा। हर्ष ई हो या फिर दीर्घ ई हो, इसके साथ इसकी जाति का कोई स्वर नहीं रहेगा इसके बाद। जैसे मैं एक उदाहरण देके बता दे रहा हूं आपको। मान के चलिए परी जोर आवरण है, परी जोर आवरण है, तो यहां पर क्या है, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां पर आपका हर्ष ई आएगा और यहां पर आ आएगा। यहां पर तो आ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इन दोनों की संधि जब होगी उसी समय यह संधि होगी। इसके साथ शर्त है कि अपनी जाति के साथ यदि कोई जो है स्वर से इसकी संधि होगी, इसकी जाति ऐसे हर्ष ई या फिर दीर्घ ई से, तो वह दीर्घ हो जाता है। ये हम लोगों ने दीर्घ संधि में पढ़ लिया है। इसलिए ध्यान रहे इसके साथ कोई इसकी जाति का स्वर ना रहे और समान स्वर रहे। जैसे कि आ इसकी जाति का नहीं है, स्वर है लेकिन इसकी जाति का नहीं है, तो तब जो है यहां पर यन संधि के रूप में हमें संधि देखने को मिलती है। अब देखो परिज और आवरण से जो शब्द बनेगा वो होगा पर्यावरण। परिज और आवरण से जो शब्द बनेगा वो बनेगा पर्यावरण। परिज और आवरण से जो शब्द बनेगा वो बनेगा पर्यावरण। अब हम लोग जो है एक खाका की ओर ध्यान देते हैं। एक हम लोग कॉलम बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से संधि होती है। यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा वाली बात है कि यहाँ पे यौर और लौ आ रहा है, लेकिन ये स्वर संधि कैसे है। विकार के रूप में तो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, हमें व्यंजन वर्ण देखने को मिल रहे हैं। तो हमें विकार को नहीं देखना है, वास्तव में जो संधियां हो रही हैं, जो संधि हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, इस चीज को हमें देखना है। और उसके साथ जो है यो के साथ हम जानते हैं जब ये हलंत में रहेगा तो ही यह व्यंजन होता है। यदि हलंत नहीं है तब ये स्वर है। यदि यो हम इस प्रकार से लिखते हैं तो ये स्वर है, इसे हम व्यंजन नहीं कर सकते। यदि यो इस प्रकार से कोई लिख रहा है तो वह व्यंजन नहीं है बल्कि स्वर है। इस चीज पर हम लोग ध्यान देंगे। आगे हम लोग एक जो है तालिका की ओर आते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा योर और लौ, तो यो किस प्रकार से संधि के रूप में आता है। यह संधि में कब आता है, जब हर्ष ई के साथ कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, इसकी जाति का नहीं होना चाहिए, हर्ष ई या फिर दीर्घ ई नहीं होना चाहिए इसके साथ। तो असमान स्वर आए तब यो हो जाता है। क्या हो जाता है, यो हो जाता है। हर्ष ई या फिर दीर्घ ई भी ले सकते हैं। इन दोनों के साथ जो है कोई असमान स्वर आ जाए तब जो है क्या हो जाएगा, यह संधि हो जाएगी। अब एक उदाहरण ले लेते हैं इससे, जैसे देख लेते हैं
अभी तो हम लोगों ने पर्यावरण लिया था, उसी को ले सकते हैं, परि जोड़ आवरण। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब हम लोग संधि वर्ण विच्छेद करेंगे परि को, तो इसके अंत में जो वर्ण आता है वो आता है हर्ष ई, और इसके बाद है आ। तो इसके बदले क्या आने वाला है, यो। इसके साथ क्या आएगा, यो आएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर हर्ष ई और हर्ष ई के स्थान पर, यानी सिर्फ बदलेगा ई, आ आपका रह जाएगा, ये लुप्त नहीं होता है, ये लुप्त नहीं होता है। लुप्त जो है सिर्फ ये हर्ष ई हो जाता है, इसके बदले में यो आ जाता है। अब देखेंगे कैसे, पर्यावरण। जब हम लोग पर्यावरण देखते हैं इस शब्द को, तो हमें क्या दिखता है कि ये जो रॉ है वह यहाँ रेप के रूप में आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि यदि रॉ के साथ ये मात्रा नहीं लगेगी, ये स्वर की मात्रा नहीं लगेगी, तो ये हलंत के रूप में आ जाएगा ना, ये तो हलंत के रूप में लिखा जाएगा। और जब हलंत के रूप में यह आएगा यो के आगे, तो यही तो बन जाता है रेफ। जब यहाँ पर ऐसे रहे, मान के चलो रेफ है, तो रॉ में हलंत है, तो उसको रेफ के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के रूप में हम कर्म देखते हैं, कर्म शब्द है, तो कर्म जो है, कर्म में कुछ इस प्रकार की संरचना है। कर्म शब्द में कुछ इस प्रकार की संरचना है, क रॉ में हलंत मो। यहाँ पर समझ लो ये जो रेफ है, इसके बीच में रॉ हलंत है, इसको हम लोग आधा रॉ कहते हैं। तो उसी प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पे मो के आगे आधा रॉ है, तो यहाँ पर मो पे रेफ हो गया। उसी प्रकार से यो के आगे क्या है, यो के आगे रॉ है, क्योंकि ये हर्ष ई ही जो है क्या बन गया, यो बन गया। तो यहाँ पर रॉ जो है यहाँ पे रेफ के रूप में आ गया, और आ का जो है, ये आ लुप्त नहीं हुआ है, ये आ का आ जो है यहाँ पर है ही, यो में आ लगा हुआ ही है। पर्यावरण, यो में आ लगा हुआ ही है, अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, बदला क्या है, तो हर्ष ई का यहाँ पे यो हो गया। अब जो है आगे एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं, अति जोड़ आवश्यक। अति जोड़ आवश्यक तो हो जाएगा अत्यावश्यक। देखिए यहाँ पर भी तो का तो यहाँ पे रह गया, क्योंकि यहाँ पे तो के साथ जो है जब संधि हुई, तो यहाँ पे जो है हर्ष ई है और आ, इन दोनों में संधि हुई, तो हर्ष ई क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है ना। हर्ष ई की जगह पे यो आ जाता है, और यो भी जो है क्या आता है, यो सिर्फ हलंत के साथ आता है। इसके साथ जो भी यहाँ पर स्वर है उसके अनुसार ये मात्रा अपने साथ लगाएगी। मान के चलो इसके बाद आ है, तो यहाँ पे यो में आ हो गया, अत्या हो गया। यदि और आता तो यो में आ नहीं होता, सिर्फ यो ही रह जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, मान के चलो अति जोड़ आवश्यक है, अति जोड़ अधिक है, अति जोड़ अधिक है, तो क्या हो गया, अत्यधिक हो गया, अत्यधिक हो गया। यहां पर यो में आ नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर
अ है, आ नहीं है। यहाँ पर तो का तो यहाँ पे तो होगा ही, इसमें कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है, सिर्फ परिवर्तन होगा ह्रस्व ई में, ये बदलेगा। और यदि आपसे सवाल किया जाए कि यदि इसके बदले में कोई व्यंजन आ रहा है, यदि इसके बदले में कोई व्यंजन आ रहा है तो ये स्वर संधि कैसे हुआ? तो साधारण सा इसका जवाब है कि संधि का अर्थ होता है मेल। हमें मेल को देखना है कि संधि किससे हो रही है, उसका परिणाम क्या आ रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें देखना है कि संधि क्या हो रही है, संधि स्वर और स्वर के साथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है। संधि तो स्वर और स्वर के साथ ही हो रही है, ह्रस्व ई और आ या फिर ह्रस्व ई अ से ही हो रहा है, दोनों तो स्वर ही है, जाति अलग है। एक जाति रहती तो दीर्घ संधि हो जाती, एक जाति नहीं है और समान स्वर है, ह्रस्व ई के साथ और समान स्वर है, इसलिए जो है ये यन यानी य आया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर असमान स्वर की जगह पर मान के चलो हम लोग अ आ ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ह्रस्व उ और दीर्घ उ भी आ सकता है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ भी आ सकता है। ठीक है, तो वहां पर आपको वही जो है क्या लगा देना है, वही मात्रा लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे आ था तो य के साथ आ लग गया, यहाँ पे ह्रस्व रहेगा तो क्या लगा देना है, ह्रस्व लगा देना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं लॉ, लॉ और वो और रॉ, ये तो हो गया। और इन तीनों को देख लेते हैं। अब देखिए ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ, इन दोनों के बाद कोई असमान स्वर रहे, समान स्वर नहीं रहना चाहिए, ये शर्त है, इसके साथ असमान स्वर होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, तभी यन संधि होगी। अन्यथा यदि समान स्वर हो जाएगा, अ के साथ ह्रस्व या फिर दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि वो एक जाति का स्वर है, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगा। इस चीज पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और दीर्घ उ जोड़ असमान स्वर। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। वधु, वधु जोड़ आगमन, वधु जोड़ आगमन तो हो गया वध्वागमन। बिल्कुल वही चीज है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि यहां पर दीर्घ उ है, यानी ह्रस्व और दीर्घ उ है, और इसके पहले क्या था, ह्रस्व ई और दीर्घ ई की बात चल रही थी। अब क्या है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ कोई असमान स्वर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ उ आएगा, और यहाँ पर क्या है, आ है। तो जब इन दोनों का क्या होगा, मेल होगा, संधि होगी, तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो। इस प्रकार से ह्रस्व ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा था तो य हो जा रहा था, उसी प्रकार से ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, वो हलंत हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए धौ जो है, जिस प्रकार से वहां पर हम लोग देखे थे अति जोड़ आवश्यक अत्यावश्यक में तो नहीं हट रहा था, उसी प्रकार से धौ नहीं हटा है। सिर्फ जो है ये हर्ष उ या फिर दीर्घ उ, ये दीर्घ उ की मात्रा है, यह परिवर्तित हुआ है, इसके बदले में वो आया है। बाकी आ भी यहाँ पर है ही, और फिर गमन जो है, गमन भी यहाँ पर है ही। सिर्फ जो है परिवर्तन के रूप में हमें वो देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है योर और लो। ठीक है, तो वो का वो यहाँ पे आ गया। चूंकि ये धौ है तो यहाँ पर ये मात्रा के साथ जब लिखा रहा है तो इस प्रकार लिखा रहा है, जब ये मात्रा इसका हट जाएगा तो यह पूर्ण रूप से व्यंजन हो जाएगा, यानी धौ हलंत हो जाएगा। धौ हलंत मतलब आधा धौ है ना, धौ हलंत यानी आधा धौ। ठीक है, तो धौ और वो संयुक्त हो गया, वो धौ धौ वो संयुक्त हो गया, फिर आ फिर गो मौन। ठीक है, तो वध्वागमन हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका मान के चलिए हर्षों के बाद आ है, यहाँ पर ओ भी आ सकता है। यदि मान के चलिए यहाँ पे ओ आ जाए तो यहाँ पे आपको वो ही लिखना है। ठीक है, आ नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो हम लोग जो है इस प्रकार से लिखते हैं, तो वो जो है ये स्वर रहित है, नहीं स्वर सहित है, ये स्वर रहित हो जाएगा और ये स्वर सहित है। ठीक है, ये स्वर सहित है, यानी इसमें अ है, इसमें स्वर है, तो जब भी यहाँ पर और है तो सिर्फ यहाँ पे वो लिखना है, वो। ठीक है, और आ रहे तब तो यहाँ पे आ हो गया। यदि हर्षवी रहेगा तो यहाँ पे हर्षवी होगा, वो के साथ हर्षवी लगेगा, मात्रा लगेगी। वो के साथ जो है दीर्घी है तो दीर्घी, जो भी यहाँ पे आए उसी के अनुसार आपको मात्राएं लगाना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से रॉ आता है। एक और शब्द लेते हैं, एक और शब्द लेते हैं आपका, जैसे महा जोड़ ऋषि। अब देखिए यहां पर भी यण संधि है। कैसे है? तो जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं महाशब्द का तो क्या आता है? आ आता है। ठीक है, और इसके बाद जो है क्या है? री है। जब ये दोनों साथ आए तो आ के बाद री आए तो वहां पर रॉ हलंत हो जाता है। ठीक है, तो यह भी यण संधि का ही एक रूप है। तो महा जो ऋषि हो जाएगा महर्षि। और देव जोड़ ऋषि क्या हो जाएगा? देवर्षि जाएगा, देवर्षि। तो देव शब्द में जो है
आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आ जो है, आ का यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, जब भी दोनों में संधि हो जाएगा तो इसका जो है आधा यानी रॉ हलंत के रूप में ये पूरा बदल जाएगा। इस प्रकार से हमें अभी देख रहे थे हम लोग कि जब यो और वो आ रहा था तो सिर्फ जो है आगे वाला यानी यो, हर्ष ई या फिर ऊ, ये दोनों परिवर्तित होकर के यो, इसके जगह पे यो और इसके जगह पे यो और इसके जगह पे वो आ रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग रॉ में आए है ना, तो क्या हो गया, ये दोनों मिल करके रॉ हलंत का निर्माण किया। इसी वजह से महा जो ऋषि जो है क्या हो गया, महर्षि हो गया। यहाँ पर आ नहीं लगा, इसका महा फिर आ नहीं लगा। ठीक है, महा जो ऋषि क्या हो गया, महर्षि हो गया। अब आगे देव जो ऋषि, देवर्षि। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आ है, लेकिन यहाँ पे आ है अंत में, यहाँ पर ओ है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का जब भी ओ के साथ री आए, ओ के साथ री आए या फिर आ के साथ री आए या फिर ओ के साथ री आए, इसका जो है परिणाम रो हलंत के रूप में यानी आधा रो के रूप में ही आता है। अब बच गया हम लोगों का लॉ। देखो यह जो है लॉ हिंदी व्याकरण में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको संस्कृत व्याकरण देखना होगा, क्योंकि लॉस जो है यन संधि में ही लॉ हलंत जो है संधि के रूप में देखने को मिलते हैं यन संधि। ठीक है, क्योंकि यन संधि का ही यह जो है ये चारों वर्ण हैं, तो लॉ भी जो है यन संधि से ही आते हैं। लेकिन इसके उदाहरण आपको हिंदी व्याकरण में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम शब्द हैं ऐसे। जैसे कि का एक शब्द है निरी, जो आकृति, लाकृति, लाकृति, लाकृति। देखिए लिरी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लिरी जो है संस्कृत का एक स्वर है। लिरी भी एक संस्कृत जो है स्वर है ना। लिरी क्या है, स्वर है। हिंदी वर्णमाला में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन संस्कृत वर्णमाला आप जब भी देखेंगे आपको लिरी नजर आ जाएगा। तो लिरी एक स्वर है, लिरी के साथ आकृति जुड़ गया तो क्या हो गया, लाकृति हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, लिरी से जो है लिरी का आ के साथ, यानी ये लिरी एक स्वर है जो कि आ के साथ मिलने पर क्या हो गया, लॉ, और ये आ का यहाँ पर आ गया तो ला हो गया। कृति का कृति यहाँ पर हम लोगों ने लिख ही लिया, इसको कृति है ना। ला और कृति क्या हो गया, लाकृति हो गई। अब लाकृति का अर्थ क्या होता है, लाकृति का अर्थ होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। कर्व्ड लाइन को जो है, जो कर्व्ड लाइन होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं, उसको बोलते हैं लाकृति। ठीक है, अब जो है पुनः मैं एक चीज को दोहरा देता हूं आप लोगों को कि ये जो यण संधि है, यण संधि में आपको ध्यान में रखना है कि समान वर्ण, समान स्वर वर्ण जो है की संधि नहीं होगी। समान स्वर वर्ण की संधि नहीं होती है, और समान स्वर वर्ण की संधि होती है। ठीक है, और समान स्वर वर्ण की संधि जो है वह गुण में भी देखने को मिला था, वृद्धि में भी देखने को मिला था, और यन में भी हमें देखने को मिलेंगे, है ना। अब देखिए
यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। हर्ष ई दीर्घ ई चलिए मैं कॉलम में कर देता हूँ। मैंने बोला भी था आप लोगों को कि मैं कॉलम में बता दूंगा। देखो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हर्ष ई दीर्घ ई, ठीक है, और इसका जो है इसकी संधि होगी और समान स्वर से, तो क्या हो जाएगा आधा य, इसकी और समान स्वर से क्या हो जाएगा य हलंत, ठीक है। हर्ष उ या फिर दीर्घ उ, इन दोनों की संधि और समान स्वर से हो जाए, इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। समय और समान स्वर से हो रहा है तो इसका हो जाएगा वो हलंत, इसका भी हो जाएगा वो हलंत, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बाद हम ले लेते हैं री को। आ के बाद क्या आए री आए तो क्या हो जाएगा रो हलंत हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है या फिर आ के साथ री आए तो क्या हो जाएगा रो हलंत हो जाएगा। और क्या है लिरी, जो कि क्या है एक स्वर है, लिरी के साथ क्या आ जाए और या फिर आ जाए, क्या हो जाएगा इसका लो हलंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा लो हलंत हो जाएगा। अब हम लोग इस पर एक बार ध्यान दे देते हैं। ये तालिका है, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि इधर असमान स्वर रहना चाहिए, ठीक है, इधर असमान स्वर रहना चाहिए। इस तरफ यदि इसके बाद समान स्वर आ जाएगा तो वो दीर्घ संधि हो जाती है। इसके बाद समान यानी इसी जाति का स्वर आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है, अ के साथ री आएगा तब रो हलंत होगा, आ के साथ री आएगा तब रो हलंत होगा, और री के साथ अ या फिर आ आएगा तो लो हलंत हो जाएगा। इसका उदाहरण मैंने बता भी दिया। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके साथ जो स्वर आएगा उसी की मात्रा आएगी। मान के चलो हम लोगों ने लिखा था परिज और आवरण, तो हर्ष हुई के बाद आ रहा था तो यो के साथ आल की मात्रा लग गई, परिया, यो में आ, पर्यावरण, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हर्ष ई के बाद मान के चलो हर्ष उ या फिर क्या रहा है हर्ष उ या फिर दीर्घ उ आ रहा है तो हर्ष उ और दीर्घ उ की मात्रा उसके साथ लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार की कोई दुविधा रह गई हो तो आप कमेंट के जो है माध्यम से, जो कमेंट बॉक्स है उसके माध्यम से आप जो है अपनी जो है परेशानियों को आप लोग लिखेंगे और मैं उसे जो है रिस्पॉन्ड के तहत रिस्पॉन्स अपने जवाब के अनुसार जो है अपनी प्रतिक्रिया दूंगा और इसमें जो भी आपको कठिनाई होगी मैं उसका जो है निराकरण कर दूंगा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग जो है अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मुझे लगता है संभवतः मैंने हर बिंदु को जो है टच कर दिया है। यदि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई संशय अभी भी रह गया हो तो आप जो है कमेंट में लिखें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से
विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। धन्यवाद।